प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 5वां पाठ सर्वनाम के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपना तीसरा प्रश्न किया था, वाक्य शुद्ध करो। तो इसके अंदर हमने जो सर्वनाम की गलती जो थी उसको सही करके लिखी। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हमने वाक्य शुद्ध करो, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध रूप दिया गया था। जैसे पहला वाक्य है, दूध में कौन पड़ गया, तो यहाँ पे होना था कौन के स्थान पे कौन, गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, दूध में क्या पड़ गया। उसी तरह दूसरा वाक्य आपको याद आया होगा, हम हमारे घर अभी जाएंगे। हम और हमारे का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, आपको पता है। हम अपने घर अभी जाएंगे, तो क्या होना था बच्चों, अपने। हम अपने घर अभी जाएंगे। तीसरा वाक्य था हमारा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे से यह अशुद्ध हिंदी है, यहाँ पे होगा तुमसे। तुम्हारे से नहीं कोई शब्द है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यह वाक्य लिखा गया था। जो बोएगा तुम ही काटेगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। जो बोएगा वही काटेगा, या जो बोएगा सो काटेगा। जो सो, तो हमने लिखा था जो बोएगा सो काटेगा। तो बच्चों ये हमने किया था, आपको याद होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सर्वनाम के जो हमने भेद पहली बार कक्षा 5 में पढ़े थे, वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बिना हम अपने पाठ के प्रश्नों को भी नहीं हल कर सकते। तो परिभाषा पे चलते हैं एक बार फिर से। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द होते हैं जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपको पता है, वह, मैं, हम, और इसके 6 भेद हैं। जो सबसे महत्व की चीज़ है इसमें कि सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये 6 भेद थे, हमने आपको बताया था। अब आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। ये है 47, पेज नंबर 47, 47 पेज पे है। चौथा प्रश्न, दिए गए स्थान में लिखे रेखांकित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए, किसके लिए। तो हमें पता भी होना चाहिए कि जब हमें तो पता है कि सर्वनाम संज्ञा के लिए है, तो ये इसमें हमें लिखना है किसके लिए। तो संज्ञा का भी नाम बताना है। तो करते हैं, शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। प्रश्न है चौथा, लिखते हैं, दिए गए स्थान में, दिए गए स्थान में, दिए गए स्थान में लिखिए, लिखिए रेखांकित सर्वनाम शब्द, रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है।
किसके लिए हुआ है। तो बच्चों सर्वनाम तो हम लोग पहचान लेते हैं, क्या हम ये भी पता कर सकते हैं, क्या हम ये भी बता सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द है किस व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ। तो ये हम इसी पाठ से हम या किस वस्तु के लिए दिया गया रेखांकित सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो पहला करते हैं हम लोग। पहला उदाहरण है, बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। तो पहले मैं वाक्य लिख रहा हूं। पहला वाक्य है, बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने ये रेखांकित है। रेखांकित का मतलब आपको पता ही है, अंडरलाइन। फल खाए। उसके बाद हमें जो स्थान है, जो दिया गया स्थान है, उसमें ये बताना है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले बात, हम तो सर्वनाम तो जान जाते हैं, क्या हम ये भी जान सकते हैं कि संज्ञा के किसके लिए, संज्ञा में किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। संज्ञा में वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। तो हमें पहचान करनी, बंदर पहले वाक्य को कम से कम एक बार दो बार हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वह सर्वनाम शब्द किसके लिए उसका प्रयोग किया गया है। बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। उसने, तो उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है? पेड़ के लिए, फल के लिए। संज्ञा तो भाई पेड़ भी संज्ञा है, फल भी संज्ञा है, बंदर भी संज्ञा है। तो किस संज्ञा के लिए उसने हमने प्रयोग किया है? इस वाक्य में उसने का प्रयोग किस संज्ञा के लिए किया गया है? बंदर के लिए, पेड़ के लिए कि फल के लिए? तो हमने देखा बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाया। उसने बंदर के लिए प्रयोग किया गया। तो हमें जो दिया गया स्थान है उसमें लिखना है बंदर के लिए। तो हम लिखेंगे बच्चों, बंदर के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सरल है, आप इसको समझ ही गए कि इसमें हमें जो रेखांकित सर्वनाम है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? संज्ञा के लिए तो किया गया है, हमें सबको पता है कि सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा के लिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तीन तीन संज्ञा दिख रहे हैं, एक बंदर है, एक पेड़ है और एक फल है। तो इसमें से किसके लिए उसने का प्रयोग किया गया है? तो हमने पता किया तो पता चला कि यह तो बंदर के लिए प्रयोग किया है। उसने फल खाए तो ये उसने बंदर के लिए कहा गया है। तो बहुत सरल है, हमें कम से कम इसको दो बार पढ़ना है, तब हमें समझ आ जाएगा कि ये सर्वनाम किस संज्ञा के लिए किया है। कभी कभी एक से अधिक सर्वनाम का एक से अधिक संज्ञा भी हो जाते हैं, तो हमें परेशानी हो जाती है या हो सकती है कि हमने किसके लिए प्रयोग किया है। तो कम से कम आपको वाक्य को दो बार पढ़ना है, और दो बार पढ़ने पे ये साफ हो जाएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, बच्चों आप साथ साथ ही इसको करते जाएं तो बहुत आसानी से होता है।
कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद 2 दिन के बाद करना शुरू करते हैं, तो उनको कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो अपनी व्याकरण की पुस्तक ले लें, पेंसिल ले लें और इसको साथ साथ ही करें। हमारा दूसरा वाक्य है, चित्र देखकर अध्यापक ने कहा, चित्र देखकर अध्यापक ने कहा, यह रेखांकित किया गया है, सुंदर है। पूर्ण विराम। यह सुंदर है, यह रेखांकित किया गया है, यह सर्वनाम है, हमें पता भी चल रहा है। अब हमें लिखना है कि इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखना है, चित्र देखकर अध्यापक ने कहा यह सुंदर है। तो यहाँ पे संज्ञा तो अध्यापक भी है, चित्र भी है। तो यह चित्र के लिए क्या, यह किसका प्रयोग किया गया, चित्र की सुंदरता के लिए कहा गया कि यह सुंदर है। कौन सुंदर है? चित्र है, चित्र सुंदर है। तो यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग का शब्द का प्रयोग चित्र के लिए किया गया है। यह का प्रयोग चित्र के लिए किया गया है। चित्र के लिए, यह सर्वनाम है, उसका प्रयोग चित्र के लिए किया गया है। अब हम अपने अगले पृष्ठ पे चलते हैं। 48 पेज नंबर 48 48 तीसरा है वाक्य। आप इसे साथ साथ बच्चों करते जाए, मैं इसको मिटाते भी जाऊंगा। मैंने जान के फॉन्ट बड़ा रखा है कि आपको ये मोबाइल पे भी क्लियर नजर आ जाए। राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए और वे को रेखांकित किया है। मैं तीसरे पे आता हूं, इसको मिटा देते हैं, आपने कर लिया है। तीसरा वाक्य है, राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया। पूर्ण विराम, वे, इसको रेखांकित भी किया गया बच्चों। वे समय पर पहुंच गए। वह समय पर पहुंच गए। उसके बाद आ जाते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, बॉक्स हम नीचे बना देते हैं। तो वाक्य को कम से कम 2 बार पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया है। हमको कम से कम वाक्य को 2 बार पढ़ना है। राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए। तो वे हमें पता ही है
सर्वनाम है, इसको रेखांकित भी किया गया है। तो वे किसके लिए लाया है? राधा के लिए, दोस्तों के लिए, जन्मदिन के लिए। किसके लिए आया है? राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए। वे मतलब यहाँ पे दोस्तों के लिए, वे दोस्तों बहुवचन है और हमें पता है कि वे जो सर्वनाम है वह बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो वे है यहाँ पे दोस्तों के लिए, सही आपने पहचाना, वे सर्वनाम है, दोस्तों के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम लिख रहे हैं दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए। अब हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं। एक बार आप इसे जल्दी से नोट कर लें। राधा ने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए। तो वे का प्रयोग है दोस्तों के लिए। वे का प्रयोग किसके लिए किया गया बच्चों? दोस्तों के लिए। इसको मैं मिटा के अपने चौथे वाक्य पे चलता हूं। चौथा वाक्य है, याचक ने वस्त्र मांगे अल्पविराम। पिता ने उसे, इसे रेखांकित भी किया गया है, वस्त्र दे दिए, वस्त्र दे दिए। उसे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सबसे पहले वाक्य को हमेशा की तरह दो बार पढ़ते हैं। याचक ने वस्त्र मांगे। याचक कौन होता है? जो याचना करता है। याचक का क्या अर्थ होता है? जो याचना करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसे याचक कहा जाता है। याचक ने वस्त्र मांगे, पिता ने उसे वस्त्र दे दिए। उसे, तो उसका प्रयोग पिता के लिए आया है कि याचक के लिए आया है कि वस्त्र के लिए आया है? तो हम यहाँ देख रहे हैं संज्ञा को, याचक भी है, वस्त्र भी है, पिता भी है। तो किस संज्ञा के बदले, क्या स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है? उसे का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा याचक ने वस्त्र मांगे, पिता ने उसे वस्त्र दे दिए। उसे का यहाँ पे अर्थ है याचक के। पिता ने याचक को वस्त्र दे दिए, तो याचक के लिए आया है उसे। लिखेंगे याचक के लिए। तो यहाँ पे उसे, जो सर्वनाम है, उसका प्रयोग याचक के लिए किया गया है। याचक जो मांगे, याचना करे, उसे याचक कहा जाता है। तो बच्चों इसको भी आप नोट कर लें। एक और वाक्य है इस भाग में, पांचवा, और उसके बाद हमारा ये चौथा प्रश्न पूरा हो जाएगा। मायादास, पांचवा वाक्य है, मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। मेरे ख्याल से बाप ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं अपना चौथा वाक्य भी मिटा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने पांचवें वाक्य।
मायादास, मायादास कंजूस है। वह किसी को कुछ नहीं देता, वह किसी को कुछ नहीं देता। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है शब्द है वह, और हमें पता करना है कि वह किसके लिए वह का प्रयोग किया गया है, वह का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो वाक्य को कम से कम एक बार दो बार पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया है। हम इसको पढ़ते हैं। मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। तो कौन कंजूस है बच्चों? मायादास। मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। तो वह का प्रयोग किसके लिए आया है? मायादास के लिए। एकदम सरल है, बहुत ही आसान है कि यहाँ पे जो वह है सर्वनाम, वह मायादास के लिए ही कहा गया है। वह किसी को कुछ नहीं देता, तो कंजूस के लिए कहा गया है। तो इस वाक्य में कौन कंजूस है? मायादास के। तो लिखेंगे मायादास के लिए, मायादास के लिए। बहुत ही आसान था पांचवा वाक्य। मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। यहाँ पे वह का प्रयोग मायादास के लिए ही किया गया है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न। खाली वर्ग में उचित वर्ण लिखकर हमें वर्ण लिखना है और सर्वनाम बनाना। तो हम लिखते हैं, चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही सरल था, हमने कर लिया, और मुझे उम्मीद है आप भी साथ का साथ करते ही गए होंगे। प्रश्न है पांचवा। खाली वर्ग में, खाली वर्ग, खाली वर्ग में उचित वर्ण लिखकर सर्वनाम बनाइए। बनाइए तो बच्चों इसके अंदर वर्ण बने हुए हैं। ये वर्ग क्या होता है? वर्ग, स्क्वायर, इंग्लिश में आप वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 वर्ग बने हैं। कैसे बने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है तू और ह। एक और वर्ग बना है यहाँ पे,
इसमें लिखा है ते और ने। एक और वर्ग बना हुआ है, इसमें लिखा है मु और तू, और इसके नीचे सर्वनाम लिखने के लिए स्थान भी बना हुआ है, वो भी हम बना देते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न, खाली वर्ग में उचित वर्ण लिखकर सर्वनाम बनाएं। तो हमें इसमें ऐसा वर्ण लिखना है जिससे कि दोनों जगह से सर्वनाम बने। अगर हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तभी भी हमें एक सर्वनाम मिले, और जब हम बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, तो वहाँ भी एक सर्वनाम बन जाए। तो इसका बड़ा ध्यान से देखना है कि हमें ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं या बाएं से दाएं, तभी भी हमें सर्वनाम बनना है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, देखो, तू, ह, हम, तुम, तो दो सर्वनाम बने हैं। अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो हमें लगेगा, बनेगा कौन सा सर्वनाम, तुम। अगर हम म लिखेंगे और यहाँ अगर म लिखें तो बनेगा हम, तो लिखते हैं तुम, हम। कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो हम ऊपर से पहले लिखते हैं तुम, यहाँ पे म है, ये हमने बनाया। इसको दूसरे रंग से लिख लेते हैं, तो आपको नोट करने में भी अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ पे है म शब्द है म। तो कौन कौन से दो सर्वनाम बने, तुम और हम। इसी तरह हमें ये दो ये करना है। इसमें हमें मे दे रखा है और यहाँ ते दे रखा है। तो ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण हमें यहाँ लिखना है जिससे कि दो सर्वनाम बने, सार्थक शब्द भी बने सर्वनाम। पता चला एक बन गया लेकिन दूसरा नहीं बन रहा, तो वो भी गलत है। तो ये होगा, यहाँ पे हम अगर हम रा लिखते हैं तो ऊपर से बनेगा मेरा, और यहाँ तेरा, तेरा मेरा, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। तो हम रा को लिखते हैं तो कौन से बने शब्द, पहले ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये बना मेरा, और बाएं से दाएं चलेंगे तो ये शब्द बना तेरा। बहुत ही सरल है बच्चों, मेरा, तेरा। इसमें क्या था, तुम, हम। हमने लिखा तुम और बाएं से दाएं हम, मेरा, तेरा। तीसरा जो वर्ण है उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा है मुंह दिया हुआ है और तू दिया हुआ है। मुंह दिया हुआ है और तू, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण लिखें जो हमें सर्वनाम बनाए दोनों जगह से। तो यहाँ लिखेंगे मुझे, मुझे। तो क्या होगा, ऊपर से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें मिला शब्द, सर्वनाम शब्द मुझे, मुझे। और हम अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो तुझे, मुझे और तुझे सर्वनाम शब्द हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमने देखा मुझे शब्द बना, और बाएं से दाएं जाने में शब्द बना तुझे। तो ये था बच्चों हमारा, खाली वर्ण में लिखकर सर्वनाम शब्द बनाओ। तुम, हम, मेरा, तेरा। उसी तरह मुझे, तुझे।
तो आज के लिए इतना ही। क्रियाकलाप का प्रश्न हम कल करेंगे।